ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम ज्योग्राफी की क्लासेस पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी के लास्ट वीडियो में हमने लैटिट्यूड तथा लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा, यानी कि अक्षांश तथा देशांतर के बारे में। इसके साथ ही हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में भी पढ़ा। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बारे में। तो दोस्तों, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखते हैं कर्क रेखा क्या होता है। यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इक्वेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी गई है जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर यानी नॉर्थ साइड में जो भी गोला होता है, ठीक है, अगर हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देंगे तो ऊपर वाला जो गोला होगा यानी नॉर्थ साइड का जो गोला होगा, अर्धवृत्त होगा, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का गोलार्ध होगा यानी साउथ साइड में यानी दक्षिण की तरफ, उसे हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध आज के हम इस वीडियोस में कई बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना है कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, यानी कि भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ का ऊपर का जितना पार्ट है पृथ्वी का, उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की तरफ का जितना पार्ट होता है पृथ्वी में भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ, उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और ये भी आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी होती है हमारी, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, ये होती है 0 अंश अक्षांश। तो दोस्तों, हम लोग उत्तरी गोलार्ध की तरफ 0 डिग्री अक्षांश से बढ़ते 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 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, 23.5 डिग्री वाली जो लाइन है, उस लाइन को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे 0 डिग्री अक्षांश वाले को भूमध्य रेखा कहते हैं, वैसे ही 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कर्क रेखा। अभी आप ये जो फिगर बना हुआ है इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, जो बीच में हमारा भूमध्य रेखा है जो कि 0 अंश अक्षांश है, और उसके ऊपर 23.5 अंश अक्षांश जो रेखा है उसे हम लोग कर्क रेखा नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्या नाम दे रहे हैं, कर्क रेखा। आगे देखते हैं, इसमें और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था, यह रेखा यानी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर खींची गई है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। 21 जून को क्या होता है, सूर्य हमारा कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है। इसलिए इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो आपको बताना है 21 जून, यानी कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, कर्क रेखा के एकदम लंबवत होता है। ठीक है, सबसे बीच में होता है, लंबवत होता है, सूर्य एकदम ठीक उसके ऊपर होता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, कर्क रेखा आपको समझ में आ गया, बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। कर्क रेखा एक नॉर्मल रेखा ही है, जैसे भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है। और अगर हम 23.5 अंश अक्षांश की बात करें उत्तरी गोलार्ध की तरफ, तो वो है कर्क रेखा। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 23.5 डिग्री अक्षांश वाली रेखा की ही इतनी क्यों वैल्यू है, और भी तो कई सारे अक्षांश हो सकते हैं। 0 के बाद में हम बोल देते 40 डिग्री अक्षांश रेखा, या बोल सकते 30 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये 23.5 डिग्री वाली रेखा को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हम लोग 23.5 डिग्री वाली रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रेखा डायरेक्ट सूर्य के लंबवत हो सकती है।
ठीक है, 23.5 डिग्री वाली रेखा है, पृथ्वी इतनी ही झुकी हुई है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ऊपर भी पढ़ रहे हैं और नीचे भी पढ़ रहे हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, पढ़ता हूँ, देखते हो क्या लिखा हुआ है इसमें। यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई है। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इसलिए इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों क्या होता है, 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। जैसे 21 जून को सूर्य क्या होता था, कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता था, तो 21 जून को सबसे ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता था। ऐसे ही 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, इसलिए इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 22 दिसंबर। तो आपको कर्क रेखा तथा मकर रेखा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नोट क्या लिखा हुआ है। लिखा है अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा होकर जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या बता रहे हैं, अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीप हैं उसमें से अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका याद रखना दोस्तों। अब हम देखते हैं संक्रांति। ठीक है, सॉल्स्टिस। संक्रांति क्या होते हैं? संक्रांति का मतलब सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। ठीक है, संक्रांति किसे कहते हैं? सूर्य के उत्तरायण, उत्तर की तरफ सूर्य जाता है वो, और दक्षिण की तरफ जो सूर्य जाता है उसको बोलते हैं संक्रांति। नहीं समझ में आया? अभी आपको समझ में आएगा, एक एक करके हम पढ़ेंगे जब एग्जाम पे। देखते हैं कर्क संक्रांति। ठीक है, संक्रांति का ही एक पार्ट है कर्क संक्रांति, यानी कि कैंसर सॉल्स्टिस। इसमें क्या होता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अभी लास्ट टॉपिक में भी हमने बताया ना, जब हम कर्क रेखा पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 21 जून को उस जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो 21 जून के दिन क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो इस दिन को बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं इसको? कर्क संक्रांति, कैंसर सॉल्स्टिस। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये तो क्लियर हो गया, कितनी बार हम लोग एक ही चीज़ पढ़ेंगे। 21 जून को क्या होता है, कर्क संक्रांति। और क्यों होता है कर्क संक्रांति? क्योंकि यह लंबवत होता है उस दिन कर्क रेखा के। अब मकर संक्रांति क्या होता है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस दिन क्या होता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है ये उस दिन, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपको समझ में आ गया होगा संक्रांति क्या होती है। संक्रांति का मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत होना और मकर रेखा पर लंबवत होना। कर्क रेखा पे अगर लंबवत हो रहा है सूर्य तो उस दिन कर्क संक्रांति, मकर रेखा पर लंबवत हो रहा है सूर्य तो उस दिन मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति मतलब कैप्रिकॉर्न सॉल्स्टिस। अब देखते हैं नेक्स्ट विषुव। विषुव मतलब इक्विनॉक्स। दोस्तों ये सारे जो टॉपिक हैं आपको लग रहा होगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस ऐसे ही क्वेश्चंस के होते हैं। तो ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हैं बहुत छोटे छोटे, इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, बहुत ईजिली आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से समझते जाइए ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर आपके कम ना हो। ठीक है, तो विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स। यह पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर लंबवत पड़ती हैं और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है, अभी हमने भी देखा था कि सूर्य कर्क रेखा पे पड़ रहा है लंबवत, फिर देखा मकर रेखा पे पड़ रहा है। विषुव में क्या होता है, सूर्य किसके लंबवत होता है,
इक्वेटर के हमारे भूमध्य रेखा के यानी विषुवत रेखा के लंबवत होता है। तो इस दिन क्या होगा, संपूर्ण पृथ्वी पर हर जगह पर दिन एवं रात बराबर होंगे। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी के बीचों बीच में लंबवत पड़ रहा है यानी कि हर जगह बराबर दिन होंगे, और बराबर दिन होगा तो बराबर रात होगा। ये कब होता है, 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ठीक है, 23 सितंबर और 21 मार्च को क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उस दिन विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत गिरती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है और 21 मार्च को वसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में आता है कि शरद विषुव किस दिन होता है तो आपको बताना है 23 सितंबर को, और अगर आता है वसंत विषुव किस दिन होता है तो आपको बताना है 21 मार्च को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं ये क्या है, हमारा कौन सा फिगर है ये। ठीक है, इस फिगर को भी समझते हैं। चलो, इसमें कर्क रेखा को K से डिनोट किया गया है, विषुवत रेखा को V से डिनोट किया गया है और मकर रेखा को M से डिनोट किया गया है। बीच में हमारा सन है, क्या है, दिस इज़ आवर सन। और 21 जून के दिन क्या होता है, देखो 21 जून के दिन हमारा सन लंबवत होता है कर्क रेखा के। कर्क रेखा के क्या होता है, लंबवत, और विषुवत रेखा तो बीच में है ही है और मकर रेखा दूर है। तो 21 जून के दिन क्या होता है, कर्क संक्रांति। इस दिन हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होता है, ये हमारा कर्क रेखा किधर होता है, उत्तरी गोलार्ध में ही तो होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, कर्क संक्रांति के दिन। अब ठीक है, अब देखो क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, चक्कर लगाते 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 अब क्या हो गया, अब एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें विषुवत रेखा बीचों बीच में आ गया। सूर्य लंबवत है किसके, विषुवत रेखा के। ठीक है, और ये सिचुएशन कब बनी, 21 मार्च को। 21 मार्च के दिन हमने देखा कि सूर्य विषुवत रेखा के लंबवत होता है और इसको बोलते हैं विषुव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विषुव। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब देखो पृथ्वी फिर से घूमना शुरू हुई सन के चारों ओर। अब आया 22 दिसंबर का दिन। 22 दिसंबर के दिन हम क्या देखते हैं कि सूर्य मकर रेखा के एकदम लंबवत है। ठीक है, मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, किस दिन, 22 दिसंबर को। ठीक है, अब पृथ्वी फिर से घूमते 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 सूर्य के इधर आ गई 23 सितंबर के दिन। 23 सितंबर के दिन फिर से वही हो गया, विषुवत रेखा सूर्य के लंबवत है। तो विषुवत रेखा पे आपको पता है जब सूर्य लंबवत होगा तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होंगे। ठीक है, ये फिगर आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चांसेस इसी क्वेश्चन के हैं। देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले देशों के नाम बताइए। तो दोस्तों देशों के नाम हैं ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, बहामास और मैक्सिको। ये ऐसे देश हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, आपने गौर किया, भारत भी है इसमें, भारत हमारा कर्क रेखा से ही होकर गुजरता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है भारत के बारे में कि भारत कौन सी रेखा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा से, विषुवत रेखा से या फिर मकर रेखा से। तो आपको बताना है कि भारत कर्क रेखा से होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा से गुजरने वाले देशों के नाम देखिए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के बाद में गैबॉन, कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया। ये ऐसे देश हैं जो कि इक्वेटर से होकर गुजरते हैं, यानी कि विषुवत रेखा से होकर गुजरने वाले देश हैं ये सब। अब हम देखते हैं मकर रेखा से होकर गुजरने वाले देश। मकर रेखा से गुजरने वाले देश में सबसे पहला नाम आता है चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दीज आर द कंट्रीज विच पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं कटिबंध यानी कि जोन के बारे में। ठीक है, अब जोन देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी पर जलवायु पट्टियों
ठीक है। पृथ्वी पर जलवायु पट्टियों या कटिबंधों का निर्माण अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। डिफरेंट जोन्स में बांटा गया है पृथ्वी को। पूरी पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो कई सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है और ये जो जोन्स हैं वो अक्षांशों के आधार पर किया गया है। ठीक है। इनकी स्थिति भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के दोनों ओर प्रत्येक गोलार्ध में पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जैसे कटिबंध है उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन जो हमारा ये है ना बीच वाली लाइन इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के ऊपर भी उष्ण कटिबंध पाया जाएगा और उसके नीचे भी उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कितने जोन्स में पृथ्वी को डिवाइड किया गया है। 4 जोन्स में। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन, नेक्स्ट है उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल जोन, नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेचर जोन और लास्ट है ध्रुवीय कटिबंध यानी कि पोलर जोन। दोस्तों अब आप यहीं समझ जाइए उष्ण कटिबंध में क्या होता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा गर्मी चारों जोन्स में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है वह ट्रॉपिकल जोन में ही होती है, उष्ण कटिबंध में। ठीक है। उपोष्ण कटिबंध में क्या होती है? उष्ण कटिबंध से थोड़ी सी कम गर्मी होती है। गर्मी यहाँ भी होती है लेकिन थोड़ी सी कम गर्मी होती है। इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर मौसम ठंडा रहता है। ठीक है। सूर्य की किरणें यहाँ पे तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती। बाकी दोनों जगह पे क्या होते हैं ना, थोड़ा बहुत सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें। लेकिन शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेचर जोन में क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, इसलिए ये शीतोष्ण यानी कि ठंडा रहता है। इसके बाद आता है ध्रुवीय कटिबंध। पोलर का हाल तो आपको पता ही है, पोल्स पे क्या हाल होता है। वहाँ सूर्य की किरणें और भी ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती ही नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है। कटिबंध आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कटिबंध में और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, डिटेल में जाते हैं। उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन, इसमें क्या होता है, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण का जो भाग होता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। दोस्तों 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ठीक है। विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है उसके बीच का जितना पार्ट होता है, फिर से आपको बता दूं, यानी कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा ही तो होता है 23.5 डिग्री पर। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच का पार्ट, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच का पार्ट, ये जो पूरा पार्ट होता है इसी को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर वर्ष में 2 बार सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, यानी सूर्य शीर्ष पर चमकता है, यानी कि लंबवत होता है, 2 बार ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपको समझ में आ गया। 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण वाला जो पार्ट है विषुवत रेखा से, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। नेक्स्ट आता है उपोष्ण कटिबंध, यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री से ही लेकर 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, वो जो इलाका होता है, यहाँ पर कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। ठीक है। ये कौन सा जोन है, सब ट्रॉपिकल जोन है, यानी उपोष्ण। ठीक है। उष्ण नहीं है बल्कि उपोष्ण है, उप उष्ण। ऐसी जगह पे क्या होता है, कुछ महीने तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ महीने बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक है। और ये एरिया होता है 23.5 डिग्री से 45 डिग्री। वो ऊपर की ओर भी हो सकता है और नीचे की ओर भी हो सकता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों हो सकते हैं। शीतोष्ण कटिबंध देखते हैं क्या होता है। 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र जो होता है वो टेम्परेचर जोन कहलाता है, यानी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है। और सूर्य कभी भी सिर के ऊपर लंबवत नहीं चमकता है, इसलिए यहाँ पे तापमान कम रहता है। ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ध्रुवीय यानी पोल्स का हाल तो आपको पहले से ही पता है। 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो एरिया पाया जाता है उसे बोलते हैं ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है। यहाँ पर तो सूर्य कभी भी धरातलीय सतह पे 47 डिग्री से ज़्यादा का कोण नहीं बनाता। सूर्य कभी भी लंबवत पड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब उसके आसपास भी नहीं भटकता, यानी 47 डिग्री का कोण बनता है केवल सूर्य का। तो इसलिए 47 डिग्री तिरछी पड़ती हैं, यानी कि सूर्य वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाता है, इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा गोला है ये आपको एक्सप्लेन करेगा जो हमने आपको ऊपर पढ़ाया। विषुवत रेखा बीच में है
अब हमने देखा 23.5 डिग्री नीचे की ओर और 23.5 डिग्री ऊपर की ओर। ये जो पूरा एरिया हुआ, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंध। यहाँ पे सूर्य 2 बार शीर्ष पर लंबवत होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और 23.5 डिग्री से 45 डिग्री ऊपर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से लेकर 45 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 से लेकर 45, वो जो एरिया होता है उसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन्स। यहाँ पे कुछ महीने ताप बहुत ही ज़्यादा होता है और कुछ महीने ताप बहुत ही कम होता है। अब देखिए दोस्तों, 45 से लेके 66.5 पे अगर हम पहुंच जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे इलाके को शीतोष्ण कहते हैं, ठीक है। और 66.5 से लेके 90 वाला जो है पार्ट ऊपर और नीचे, उसको बोलते हैं पोलर जोन, ठीक है। तो आप आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो गए और आई होप आपको भी क्लियर हो गए होंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा तो आपको बहुत मुजवानी रट गया होगा, सब कुछ आपको मेमोराइज हो गया होगा, ठीक है। संक्रांति भी समझ में आ गई होगी, चाहे वो कर्क संक्रांति हो चाहे मकर संक्रांति हो। दोस्तों ये एक बार आपको और याद करना है, आप अपने हिसाब से घर में अच्छे से इसकी ट्रिक बना के याद कर लेना। कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले देशों के बारे में, मकर रेखा से होकर गुजरने वाले देशों के बारे में और साथ ही इक्वेटर से होकर गुजरने वाले देशों के बारे में, इसकी आपको ट्रिक याद बना के और इसको याद करिए। और दोस्तों आप कमेंट्स में भी ट्रिक शेयर करिए कि इसको हम किस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, ठीक है। और कटिबंध के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। See you soon in our next video. Till then, keep learning, keep smiling. Goodbye.